जिस देश में सम्राट अशोक के नाम पर राष्ट्र चिन्ह है, उनके नाम पर अशोक चक्र है, राष्ट्रीय पक्षी उनके समय में भी मोर था, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, उस सम्राट के नाम पर एक दिन उनकी जयंती के नाम पर छुट्टी नहीं मनाई जाती है। सम्राट अशोक महान है, इनके विरोधियों ने इन्हें इनके उल्टा संदेश भी दिया। इससे पहले मैं दुनिया में दो तरह की संस्कृति को मैं बताता हूँ। एक संस्कृति है विज्ञानवादी और दूसरी संस्कृति है पाखंडवादी। लिख लोहड़ा पर पत्थर 16 दूनी 8। वह सम्राट अशोक थे जिन्होंने लोहा के कलम से पत्थर पर लिखवाया। पूरे दुनिया का पहला सम्राट थे जिन्होंने लोहा को कलम बनाया और पत्थर पर। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तिरंगा जो है, तिरंगा का मतलब बुद्ध का जो संदेश है, पूरे दुनिया ने एक्सेप्ट किया। किसके वजह से? सम्राट अशोक के वजह से। इसलिए सम्राट अशोक विश्व विजेता है। सम्राट अशोक 52 लाख वर्ग किलोमीटर में इनका शासन चलता था। कहां से? पाटलिपुत्र से। जब पूरे दुनिया को संचालित किया जाता था पाटलिपुत्र। तथागत बुद्ध को नमन करते हुए विश्व विजेता महान सम्राट अशोक को नमन करते हुए आप सभी आगंतुकों को मेरा नमो बुद्धाय। आज सम्राट अशोक की जयंती है। कितना दुखद बात है, जिस देश में सम्राट अशोक के नाम पर राष्ट्र चिन्ह है, उनके नाम पर अशोक चक्र है, राष्ट्रीय पक्षी उनके समय में भी मोर था, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, उस सम्राट के नाम पर एक दिन उनकी जयंती के नाम पर छुट्टी नहीं मनाई जाती है। तो सरकार यदि छुट्टी नहीं मनाती है तो भारत देश के नागरिक एक दिन वो तो छुट्टी मना लें। यदि आप एक दिन 365 दिन में से एक दिन आप अपने काम को छोड़ करके जयंती मनाते हैं तो सरकार पर दबाव पड़ जाएगा और सरकार जयंती मनाने लग जाएगी। मतलब आप ये चाहते हैं कि मैं तो छुट्टी ना करूं और सरकार जयंती मनाए, ऐसा तो होगा नहीं ना। तो सम्राट अशोक, सम रठ, पाली में है रठ, रठ से राष्ट्र बना है। असम का मतलब होता है समानता। जिस देश का सम्राट अपनी जनता को समान रूप से पुत्रवत मानता हो उसे सम्राट कहा गया। इसलिए सम्राट अशोक कहा जाता है। अब इसी के साथ आप देखेंगे यह सम्राट अशोक महान है, इनके विरोधियों ने इन्हें इनके उल्टा संदेश भी दिया। इससे पहले मैं दुनिया में दो तरह की संस्कृति को मैं बताता हूँ। एक संस्कृति है विज्ञानवादी और दूसरी संस्कृति है पाखंडवादी। सम्राट अशोक विज्ञानवादी थे, तर्कवादी थे और बुद्ध के फॉलोवर थे। इसलिए सम्राट अशोक ने एक उपाधि बुद्ध शाक्य भी
अपने आप को कहा था, यानी बुद्ध और शाक्य के वंशज। सम्राट अशोक ने अपने आप को महाराजा धीराज नहीं कहा, महाराज नहीं कहा। जो सम्राट पूरे दुनिया में 3 सम्राट को महान कहा गया है, सिकंदर, अशोक और अकबर, वह अपने आप को महाराजा धीराज नहीं कहता। और भारत में छोटे छोटे जिला का भी जो महाराज हुआ है ना, तो वो अपने आप को महाराज कहता है, महाराजा धीराज कहता है, क्या क्या उपाधि लेता है। लेकिन सम्राट अशोक ने ऐसी कोई उपाधि नहीं लिया। तो बुद्ध के आइडियोलॉजी को जन जन तक इन्होंने फैलाया। सम्राट अशोक को आप बहुत सारे मुहावरा जब आप सुनेंगे ना, तो पता चलेगा कि सम्राट अशोक का इतिहास उसके मुहावरा में भी है। बहुत लोग आप ये सुनते होंगे कि तू लाट साहब है क्या। लाट साहब का मतलब कौन लाट साहब? अशोक की लाट, यानी अशोक को लाट साहब कहा जाता था। यह हमारा मुहावरा है। बिहार में का मैं रहने वाला हूँ। बिहार में भी एक मुहावरा यह है, लिख लोहड़ा पर पत्थर 16 दूनी 8। वह सम्राट अशोक थे जिन्होंने लोहा के कलम से पत्थर पर लिखवाया। पूरे दुनिया का पहला सम्राट थे जिन्होंने लोहा को कलम बनाया और पत्थर पर लिखवा दिया। सम्राट अशोक से पहले मौर्य साम्राज्य का भी लकड़ी का घर हुआ करता था। सम्राट अशोक ने पत्थर को चीर करके महल बना दिया, गुफा बना दिया। और बुद्ध की गुफा को बुद्ध खोल बोलते हैं, बुद्ध खोल। जब मैंने ध्यान किया तो खोल शब्द आज भी बिहार में कुछ प्रचलित है। कैसे? ये तकिया का खोल है, ये रजाई का खोल है, होल। मतलब मुहावरा में आपका इतिहास छुपा हुआ है। धरती शेष नाग पर टिका हुआ है। शेष नाग का मतलब सांप नहीं, धरती शेष नाग पर टिका हुआ है। विरोधी ने आपको कह दिया सांप पर टिका हुआ। सांप पर धरती टिकेगी? तो शेषुनाग वंश था जिसकी राजधानी वैशाली थी, और शेषुनाग का बेटा का नाम था कालाशोक, जिसने द्वितीय बौद्ध संगति करवाई हाजीपुर में। तो शेषुनाग वंश था, और हम लोग नागवंशी हैं। कर्नल जेम्स टाट की हिस्ट्री में लिखा है, मौर्य लोग जो थे वो तक्षक नागवंशी थे। नागवंशी सांप नहीं। इसीलिए हम लोग जानते हैं मानव छोड़ करके नाम प्रचलित भी है नाग पर, जैसे नागेंद्र, और सिंह पर भी नाम मिलेगा। सिंह पर इसलिए नाम मिलेगा, बुद्ध को शाक्य सिंह कहा जाता था, इसलिए सिंह भी टाइटल लिखते हैं यहाँ के लोग, और नाग पर भी टाइटल लिखते हैं। तो हमारा जो इतिहास है वह मुहावरा में भी है। तो भारत का जो संविधान लिखा गया, तो भारत का जो संविधान पढ़ेंगे ना, तो उस संविधान में प्रस्तावना शब्द लिखा हुआ है। प्रस्तावना में नागरिक शब्द लिखा हुआ, यानी नाग से नागरिक। उसमें मनुष्य शब्द नहीं है लिखा हुआ, आदमी शब्द नहीं है लिखा हुआ, नागरिक शब्द लिखा हुआ है। क्यों? पाली में नाग का अर्थ होता है मानव। अब मनु शब्द इसलिए नहीं लिखा हुआ है कि मनु के संतान को मनुष्य कहते हैं, और आदम के संतान को आदमी कहते हैं। तो प्रस्तावना में मनुष्य और आदमी शब्द यदि लिख दिया जाता
तो इसका मतलब यह धर्म विशेष का शब्द हो जाता। इसलिए प्रस्तावना लिखने वाले व्यक्ति ने नागरिक शब्द लिखा और नाग से नागरिक बना और नागरिक से नगर बना, जो ये नगर कहते हैं, और नगर से नगरपाल बना। तो सम्राट अशोक के समय में अलग अलग सूबे का जो प्रमुख होता था ना, उसको बोलते हैं थे प्रांतपाल। यही प्रांतपाल शब्द जो है ना, आज के शब्द में राज्यपाल है। राष्ट्र शब्द आया है भारत के संविधान में, तो सम्राट अशोक को राष्ट्र नायक कहते हैं, देश नायक नहीं, राष्ट्र नायक। राष्ट्र नायक का शब्द समझिए। और भारत का जो झंडा है वो राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय झंडा में चक्र है, 24 तिल्ली है, 24 गौतम बुद्ध का उपदेश है। सम्राट अशोक का जो तिरंगा में कहते हैं वो चक्र है। और इस तिरंगा का गाना कभी सुने होंगे, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। आज वो गाना नहीं गाया जाता। तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का क्या मतलब? जब सम्राट ने कलिंग युद्ध के बाद बुद्ध का जब धम्म अपनाया, तो जिस देश ने सम्राट अशोक के धम्म को भेजा गया, तो सारे देश ने स्वीकार किया, किसी देश ने इनकार नहीं किया। इसीलिए विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तिरंगा जो है, तिरंगा का मतलब बुद्ध का जो संदेश है, पूरे दुनिया ने एक्सेप्ट किया। किसके वजह से? सम्राट अशोक के वजह से। इसलिए सम्राट अशोक विश्व विजेता है। सम्राट अशोक 52 लाख वर्ग किलोमीटर में इनका शासन चलता था। कहाँ से? पाटलिपुत्र से। जब पूरे दुनिया को संचालित किया जाता था पाटलिपुत्र से, यह पाटलिपुत्र की विशेषता थी। जब फाहियान पाटलिपुत्र आया और जब इनके महल को देखा, तो वह आश्चर्यचकित हुआ कि यह महल किसी आदमी का बना हुआ नहीं है, मालूम पड़ता है कोई अलौकिक शक्ति का बना हुआ होगा। और यह भारत देश, आपको मैं बताता हूं, आज भी चाइना के डिक्शनरी में, उत्तर कोरिया के डिक्शनरी में, जापान के डिक्शनरी में भारत का अर्थ मिलता है स्वर्ग। मतलब वो देश भारत को स्वर्ग मानता है और भारत के लोग आसमान में स्वर्ग ढूंढते हैं। कितना आश्चर्य की बात है। भारत के लोग आसमान में स्वर्ग ढूंढते हैं और दूसरे देश के डिक्शनरी में आज भी भारत को लोग स्वर्ग कहते हैं। और यह सब सम्राट अशोक के वजह से हो पाया। जिस सिकंदर ने पंजाब में कत्लेआम किया था, उसी सिकंदर के धरती पर यूरोप में सम्राट अशोक ने 2 पीढ़ी के बाद दवाइयां बंटवाई। ऐसा क्यों? क्योंकि बुद्ध का जो धम्म है वह बदले की भावना का धम्म नहीं है। बुद्ध का जो धम्म है वह करुणा का। इसलिए जब हम लोग कहते हैं तथागत बुद्ध की करुणा हो, धम्म और धर्म में अंतर है। धम्म जीवन जीने की पद्धति है, धम्म अनुशासन है। तो सम्राट अशोक का जो शासन था ना, वह प्रशासन नहीं था, सम्राट अशोक का अनुशासन था। अनुशासन और प्रशासन में अंतर है। सम्राट अशोक के समय में जब गलती करता था तो विक्टिम को जेल में बंद रख करके विपश्यना सिखाई जाती थी और उस विपश्यना के माध्यम से
कैदियों को अनुशासित किया जाता था और धम्म विजय दिवस के दिन जो कैदी अनुशासित हो जाते थे उस कैदी को छोड़ दिया जाता था। और यह सम्राट अशोक की परंपरा आज भी भारत सरकार अपनाती है। 15 अगस्त 26 जनवरी को बहुत सारे कैदी को राष्ट्रपति के द्वारा माफी दी जाती है। भारत में जो प्रक्रिया है, पंचायत, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अपर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद राष्ट्रपति। सम्राट अशोक के समय में चेन था, अष्टकुलिक, रज्जुक, महामात्य, उपराजा, राजा। तो सम्राट अशोक ये 5 प्रक्रिया से यदि किसी का विक्टिम को कहीं उसके बाद भी गलती हो गई तो राजा क्षमा दान देता था। ठीक आज भी वही प्रक्रिया है। यदि कोर्ट ने सजा दिया उसके बाद भी यदि लगे कि यह व्यक्ति निर्दोष है, कोर्ट के द्वारा सजा मिल गई है, तो राष्ट्रपति क्षमा दान दे सकता है। यह प्रक्रिया किसका? सम्राट अशोक का। इसलिए सम्राट अशोक, अब देखिए इनको कहाँ कहाँ बदनाम किया गया, मैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दिलवा देता हूँ। अशोक, तालव्य श से अशोक लिखा जाता है, जबकि उनका दंती स से अशोक है। आपको इसका अंदाजा नहीं होगा, इसको बोलते हैं सांस्कृतिक घोटाला। जैसे किसी समाज को मिटाना हो, उस समाज को गोली मारने की जरूरत नहीं है, उस समाज का इतिहास मिटा दो, वह समाज अपने मर जाएगा। ज्योतिबा फुले कहते थे इसको कलम कसाई, क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति मिलती है, जागृति से समाज जागरूक होता है, और जागरूक समाज अपना राजा बनाता है, और जिस समाज की राजा नहीं उस समाज की बहन बेटी सुरक्षित नहीं। इसलिए उसके इतिहास को तोड़ मरोड़ दिया जाता है। जैसे बुद्ध से बुद्धू है क्या, उस समय में बुद्ध के अनुयायी को बुद्धू कहते थे, लेकिन आज बुद्धू किस सेंस में कहते हैं? देवानंद पियदसी, इसका अर्थ संस्कृत ग्रंथ में मूर्ख कहा है। अब जरा सा बताइए, कोई राजा यदि देवानंद पियदसी की उपाधि धारण करता है, क्या अपने आप को मूर्ख कहेगा? हर्षवर्धन भी देवानंद पियदसी की उपाधि धारण किया था, और कंबोडिया का राजा भी किया था जयवर्मन ने। तो कोई राजा अपने नाम में मूर्ख बताएगा, लेकिन उसे देवानंद पियदसी का अर्थ मूर्ख बता रहा। सम्राट अशोक ने 99 भाइयों की हत्या किया, ये कहां पर लिखा हुआ है यह समझना जरूरी है। सम्राट अशोक को चंड अशोक कहा गया, क्रूर कहा गया, क्योंकि आपके इतिहास को भटकाया जाता है। सम्राट अशोक ने जो शिलालेख लिखवाया, पूरे दुनिया का कोई सम्राट नहीं लिखवाया। आज भी जब उनके शिलालेख को पढ़ेंगे तो मालूम पड़ता है कि अशोक का संदेश आज मिल रहा है। किसी दूसरे राजा का दूसरा कोई लिखता है, लेकिन सम्राट अशोक ने 2-2.5 हजार साल पहले जो संदेश लिखा हुआ आज भी हमें मिल रहा है। जीता जागता मालूम पड़ता है कि सम्राट अशोक आज हमारे पास में कह रहे हैं। जब सम्राट अशोक का शिलालेख अंग्रेजों ने बाहर निकाला तो किसी ने नहीं पढ़ा। यहाँ के जितने विद्वान थे, किसी ने कहा भीम का गदा है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा,
1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने सम्राट अशोक के शिलालेख को पढ़ा और तब पता चला कि सम्राट अशोक भारत का राजा था। इससे पहले पता नहीं चला। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा और तब पता चला अशोक कोई भारत का राजा था। जिस समय में भारत में सम्राट अशोक थे उस समय में जाति व्यवस्था नहीं थी, गण व्यवस्था था। लिच्छवी गणराज्य, शाक्य गणराज्य, मौर्य गणराज्य। गणराज्य का मतलब चुनाव पद्धति से राजा, उसके सिस्टम को माना जाता था। 16 महाजनपद था, वर्ण व्यवस्था नहीं था। लेकिन पाखंडियों ने सम्राट अशोक को कह दिया उनकी मां ब्राह्मणी थी, उनकी पत्नी जो थी विदिशा वो वैश्य थी। और जब उस समय में जाति व्यवस्था ही नहीं थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का ये सिस्टम ही नहीं था, तो जाति व्यवस्था कहां से आ गया? चंद्रगुप्त को शूद्र कहा गया। जब ये वर्ण व्यवस्था ही नहीं था तो कहां से शूद्र हो गए? चंद्रगुप्त के समय में मेगास्थनीज इंडिया आए थे, उनकी एक किताब है इंडिका। उस इंडिका को जब आप पढ़ेंगे तो उस समय में समाज 4 भागों में बटा हुआ नहीं था। विद्वान आरोप लगाते हैं कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, इसीलिए इसका पतन हुआ। सच्चाई यह है कि भारत का पतन बौद्ध धर्म ग्रहण करने से नहीं हुआ बल्कि छोड़ने से हुआ। कैसे? जब आपने बुद्ध के विचार को छोड़ दिया तो समाज 6-7 हजार जातियों में बट गया। हम बट गए। जब बुद्ध का विचार था, अशोक था, तो यह समाज बटा हुआ नहीं था। तो बुद्ध के मार्ग को छोड़ने से समाज बट गया और तब हम इतने लोगों के गुलाम हो गए। 11वीं 12वीं सदी में दिव्यादान, अशोकावदान, महावंश, दीपवंश ये सभी लिखे गए। अशोकावदान संस्कृत में लिखे गए और उस संस्कृत में लिखने के बाद अशोक को चंड अशोक कहा गया, क्रूर कहा गया, 99 भाइयों की हत्या कहा गया। जबकि उसके 5वें शिलालेख में सम्राट अशोक ने अपने भाइयों के लिए कई जगह निवास स्थान बनाया। फाहियान के डायरी में लिखा हुआ है सम्राट अशोक ने अपने छोटे भाई को पाटलिपुत्र में रखना चाहते थे। तिस्य नामक उनका भाई था जिसको उपराजा भी बनाए हुए थे तक्षशिला में। तो कहां से 99 भाई की हत्या किया? इसीलिए आपको अपना इतिहास पढ़ना पड़ेगा। और आर्कियोलॉजिकल 1924 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने पुरातत्व विभाग की स्थापना किया। तब धीरे धीरे करके बुद्ध और अशोक बाहर निकलने लगे। और तब भारत को भी पता चला कि भारत का ही नहीं पूरे दुनिया में सम्राट अशोक ऐसे राजा हुए जिन्होंने विश्व को बुद्ध का संदेश दिया। उनको धम्माशोक कहा जाता था, यानी धम्म अशोक, धर्म नहीं, उसको धम्म को धर्माशोक बोलते हैं, नहीं धम्माशोक। धम्म यानी धम्म को फैलाने वाले अशोक, इसलिए धम्माशोक कहा जाता था। और इस तरह से भारत जो है विश्व गुरु हुआ करता था। 5% भूभाग पर सिकंदर आक्रमण किया, सिकंदर विश्व विजेता कहला सकता है, तो बुद्ध जो है विश्व गुरु नहीं कहला सकते हैं? जिनके आइडियोलॉजी को 50 से भी ज़्यादा देश, क्या जापान, क्या कोरिया, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, बर्मा, भूटान, श्रीलंका, कहाँ कहाँ नहीं बुद्ध के आइडियोलॉजी को लोगों ने स्वीकार किया।